तो क्या आप एक बार फिर से मुझे बता सकती हैं, आपको याद है कि अगर कोई फलन को आपको ये पता लगाना है कि वो फलन किसी भी पॉइंट पर, डोमेन के किसी बिंदु पर अवकलनीय है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उस पॉइंट पर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, और अगर वो दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल आ जाती है तो हम बोल देंगे कि दिया गया फलन दिए गए बिंदु पर अवकलनीय है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर कैसे निकालेंगे आप? लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है c पॉइंट पर? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन प्लस h। क्या आप बता सकते हैं किसी भी पॉइंट पर जो डेरिवेटिव होता है ये हमको क्या बताता है? वक्र के किसी भी पॉइंट पर अगर आपने अवकलन किया है, अवकलज निकाला है, तो उससे क्या मिलता है आपको? वेरी गुड, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता मिलती है, आपको ढाल मिलती है। संतत और अवकलनीय, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को समझने के लिए एक आसान सा तरीका भी हमने बताया, एक प्रैक्टिकल मेथड आपको बताया गया, और उस प्रैक्टिकल मेथड में आपको यह बताया गया कि किसी भी पॉइंट पर कोई फलन कॉन्टिन्यूअस है, ये कैसे पहचानोगे आप? कोई फलन किसी बिंदु पर कॉन्टिन्यूअस है, ये पहचानने के लिए वहां पर क्या होना चाहिए? बिना उठाए पेन से हम उसको ड्रॉ कर सकें, अगर तो उस पॉइंट से पार हो जाए अगर बिना पेन उठाए, तो वहां पर कॉन्टिन्यूअस। और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या देखोगे आप? कि उस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींच पाएंगे कि नहीं। अगर खींच पाएंगे तो वक्र उस बिंदु पर अवकलनीय, और अगर नहीं खींच पाए तो उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं। कौन सी ऐसी कंडीशन आएगी कि आप नहीं खींच पाओगे स्पर्श रेखा? अगर एक नुकीला हिस्सा ऐसे निकला हुआ होगा तो वहां पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो ये सारी बातें समझने के बाद आज हम लोग कुछ और चीजें आगे पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में। जैसे डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले हैं, उनको हमको सीखना है। तो डिफरेंशिएशन फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन फॉर्मूले क्या फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के? कुछ इनमें से फॉर्मूले आपने क्लास 11th में भी पढ़े हैं, क्योंकि अवकलन क्लास 11th में भी रहा है। तो सबसे पहले हम लेते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस के। किसी भी फलन के डिफरेंशिएशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डी डी एक्स। ठीक है, इसको कैसे पढ़ा जाएगा? डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स या डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसे पढ़ा जाएगा। डी अपॉन डी एक्स आप अपनी आसानी के लिए कह सकते हो, अपनी सुविधा के लिए। अदरवाइज सही तरीका जो इसको बोलने का है वो है डी डी एक्स। ठीक है, तो अगर मैं भी कभी डी बाई डी एक्स बोल दूं तो वो मैं अपनी आसानी के लिए बोलूंगा। अदरवाइज डी अपॉन डी एक्स नहीं कहते, इसको डी डी एक्स ही बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, ये एक सिंगल फंक्शन है, इस वजह से हम इसको डी डी एक्स पढ़ते हैं, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इससे हमें अवकलन का पता चलता है। इससे ये पता चलता है कि फलन एक्स एफ ऑफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है फलन एफ ऑफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन, ये इसका मीनिंग होता है, या अवकलज लिख सकते हो। ठीक है, डेरिवेटिव। तो ऐसे ही डिफरेंशिएशन फॉर्मूले में
सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन लेते हैं। नंबर 1, x टू द पावर n का जब हम डेरिवेटिव निकालने जाते हैं, इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव आता है nx टू द पावर n माइनस 1। इसी से रिलेटेड x का डेरिवेटिव की बहुत जरूरत पड़ती है मुझे। सो व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ x? वो डेरिवेटिव कितना होगा? 1। कैसे? ये बहुत सिंपल है। x है, इसकी पावर 1 आप मान सकते हो। तो अगर पावर 1 मानोगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 1। देखो मैं करके दिखा देता हूं। पावर 1 मानी, अब यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो 1x टू द पावर 1 माइनस 1, x टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। 1 इंटू 1 1। तो आगे से कभी भी x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अगर करना पड़े तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ठीक है। थर्ड, किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होगा, कोई भी कांस्टेंट टर्म है और उसका आप डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 आएगा या उसका डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है। मैं एक चीज और आपको बताऊं, किसी भी फलन का जो डेरिवेटिव निकालते हैं ना, इसका एक मीनिंग तो ये होता है कि आप उस वक्र के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बना रहे हैं। एक मतलब और होता है, जैसे आपने फंक्शन f(x) का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, इसका मतलब है कि x के सापेक्ष f(x) के परिवर्तन की दर। जैसे मैं अगर यहां पर लिखता हूं d dx ऑफ y, तो इसका मतलब ये है राशि x के सापेक्ष राशि y के परिवर्तन की दर। राशि x के सापेक्ष राशि y के परिवर्तन की दर, ये इसका मीनिंग है। अब इसे हम रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर। अब यहां पर देखिए क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट तो एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कभी बदलती नहीं है, और हम x के सापेक्ष कांस्टेंट के परिवर्तन की दर ढूंढ रहे हैं। तो x के सापेक्ष कांस्टेंट के परिवर्तन की दर क्या होगी? कांस्टेंट जब बदलेगा ही नहीं तो परिवर्तन की दर कितनी होगी? 0। इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना हो जाता है? 0। ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गए। इसके बाद हम लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में बेटा मैं आपको बताऊं, इसमें ये फंक्शन आएंगे जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव बोलिए क्या होता है? कॉस एक्स। ये तो मालूम होंगे आपको। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी dx of tan x. This will be sec square x. D dx of cot x will be minus cosec square x. D dx of sec x is equal to sec x into tan x. 6 d dx of cosec x क्या होता है इसका? माइनस cosec x इंटू cot x। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हो गए। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के। इनवर्स
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, ITF, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लेते हैं। नंबर 1, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, बताइए इसका क्या होगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। सेकेंड, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे प्रोवाइडेड एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू +-1, एक्स का मान जो होगा वो +-1 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक्स +-1 के बराबर होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वाई माइनस लग जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। थर्ड नंबर, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यही रहेगा, केवल बस माइनस आ जाएगा। डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वेयर -1, ठीक है। और 6 नंबर पे डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स -1/x स्क्वेयर -1। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के हो गए। कुछ समझ आया आपको? अच्छा, इसके बाद और कौन से फलन आते हैं भाई? कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी मिलते हैं हमको, जैसे a⁴x, e⁴x, उनका भी हम बताते हैं आपको। तो यहां पर लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, उनके क्या फॉर्मूले होंगे? तो उनमें सबसे पहले तो e⁴x ही मैं लिखता हूँ। e⁴x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है? e⁴x ही रहता है। फिर a⁴x का a⁴x log a⁴e, ठीक है। थर्ड नंबर और कौन आएगा इसमें? e⁴x, हाँ, लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। a⁴x ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन ले लेते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शंस में बेटा सबसे पहले मैं लेता हूं डी डी एक्स ऑफ log x to the base e, इसका आएगा 1/x। सेकेंड नंबर पे, सॉरी, पहले डी डी एक्स log x to the base a भी आता है बेटा, ये log x to the base e है, और एक होगा log x to the base a। इसका क्या होगा? 1/x log e to the base a। log x to the base a का होता है 1/x log e to the base a।
ये थोड़ा सा सभी बच्चों को याद रखना है, a टू द पावर x में log a टू द बेस e और log x टू द बेस a में log e टू द बेस a। ठीक, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गए। और इसके बाद कंपोजिट फंक्शन आ जाएंगे। तो एक काम करो, पहले आप इतने नोट कर लो, इसके बाद हम आगे कंपोजिट फंक्शंस का करते हैं। ठीक है, लॉगरिथमिक में तो बस इतने ही हो जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। हमने अभी तो कुछ कुछ डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले देखे अलग अलग फंक्शंस के लिए। ठीक है, और आज हम थोड़ा सा पढ़ने चल रहे हैं व्हाट इज अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते वक्त हम कौन से रूल्स इस्तेमाल करेंगे, क्या तरीका यूज करेंगे, वो इसमें आपको सिखाया जाएगा अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में। जैसे सबसे पहला तो मैं ये बताना चाहूंगा, डी डी एक्स ऑफ k इंटू एफ ऑफ एक्स अगर कभी मिले, मीन्स ये k क्या चीज है, एक कांस्टेंट है, और उसके साथ ये फंक्शन मिल जाए आपको। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन पर कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव कितना होता है, वैसे 0। लेकिन याद रहे, जब ये कांस्टेंट टर्म किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में होगा, उस वक्त आप इसका डेरिवेटिव 0 नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे उस समय ये कांस्टेंट टर्म बाहर कर लेंगे और फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। समझ आ रहा है? जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर करता हूं। एग्जाम्पल, जैसे कभी भी आपको मौका मिले डी डी एक्स ऑफ 5 sin x का डेरिवेटिव करने का, तो ये एक कांस्टेंट है और इसके साथ फलन है, तो कांस्टेंट को क्या करेंगे आप, बाहर कर लेंगे और डेरिवेटिव किसका करेंगे, sin x का। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, 0 नहीं करेंगे उसको। ठीक है, इसके बाद सेकेंड नंबर, डी डी एक्स। सपोज वी हैव 2 फंक्शन जिनके हमें डेरिवेटिव करने हैं और वो एक दूसरे से प्लस या माइनस में है। प्लस या माइनस में है मींस एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो चाहे प्लस हो दोनों के बीच में, चाहे माइनस हो, ऐसी सिचुएशन पे डेरिवेटिव दोनों फंक्शंस का अलग अलग हो जाएगा। मतलब कैसे, मतलब कि डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस या माइनस जो भी होगा वो लगाएंगे, और डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा, इसके बाद थर्ड प्लस माइनस, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन आएगा, जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, या इसे बोला जाता है लेबिनिट्ज रूल भी कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट रूल या लेबिनिट्ज रूल। क्या होगा, इसमें 2 फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे और उनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमको। जैसे मान लेते हैं y एक ऐसा फलन है जो 2 फलनों के प्रोडक्ट से बना हुआ है। ऐसी सिचुएशन पर अगर हमें डी डी एक्स निकालना पड़े इस y का, तो आप कैसे निकालोगे, 2 फलनों का प्रोडक्ट है, तो आप, बड़ा सिंपल रूल है, मैं आपको और भी सरल तरीके से पहले बता देता हूं, फिर लिख दूंगा कि इन दोनों में से किसी एक का डेरिवेटिव निकालिए और दूसरे को उसके साथ गुणा में ऐसा ही लिख दीजिए, फिर दूसरे का डेरिवेटिव निकालिए, पहले वाले को ऐसा ही लिख दीजिए, प्लस बीच में लगा देना है बस। कैसे, जैसे अगर आपने इसका डेरिवेटिव निकाला या पहले इसका डेरिवेटिव निकाला, तो आप इसको ऐसा ही लिख दो, इसका डेरिवेटिव निकालना तो इसको ऐसे ही लिख देना, ज्यों कहते हो। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, अगर हमने डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स किया है,
तो gx को हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, फिर प्लस लगाएंगे। अगर gx का डेरिवेटिव आपने किया है डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ एक्स को ज्यों का त्यों आपको लिखना पड़ेगा। ये हमारा तरीका है। इसी में हम चाहें तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं y डैश इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं f डैश एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स प्लस जी डैश एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स। ये बड़ा सिंपल रूल है, प्रोडक्ट रूल आपका। बताइए समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? आ रहा है? तो इस तरह से करेंगे। बहुत सारे बुक्स में या बहुत सारे लोग आपको इस फॉर्म में भी बता सकते हैं, ऐसे यू वी की फॉर्म में। तो इसका करो तो इसको ऐसे ही लिखो, यू डैश इंटू वी प्लस यू वी डैश। बताइए समझ आ गया ना? ये बात वही है, लिखने का तरीका अलग हो गया, सिंबल अलग हो गए बस। तो ये एक मेथड रहेगा। इसके बाद एक आएगा, अगर फलन दो हैं और भागफल में है तो उनको कैसे करना है। इसे हम बोलते हैं कोशिएंट रूल। कोशिएंट रूल। कोशिएंट रूल क्या होता है? सपोज वी हैव अगेन टू फंक्शंस f ऑफ x एंड g ऑफ x, और इस तरीके से एक भिन्न के रूप में है। आप जानते हो इसे ऊपर वाले को क्या बोला जाता है? न्यूमरेटर। हिंदी में इसी को कहा जाता है अंश। इसको डिनोमिनेटर, और हिंदी में बोलेंगे हर। ठीक है, इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा? इसमें देखो बेटा, जो फॉर्मूला लगेगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला लगता है सबसे पहले हम डिनोमिनेटर लिखते हैं। हाँ, डिनोमिनेटर लिखते हैं। चलो मैं एक बार वर्ड्स में लिख देता हूं, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ये शब्दों में हमने फॉर्मूले को लिखा। अब अगर आप वैल्यू लिखना स्टार्ट करेंगे, देन यू विल गेट डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, व्हाट इज डिनोमिनेटर हियर? जी ऑफ एक्स। ओके, एंड जो न्यूमरेटर में है उसको डिफरेंशिएट करना है, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है। तो डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस न्यूमरेटर वाले फलन को ऐसे ही लिखेंगे। डिफरेंशिएट किसको करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे जी ऑफ एक्स को अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर स्क्वायर। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, कैसे? जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश एक्स, जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश एक्स। एफ एक्स डेरिवेटिव को डैश लगा के भी नोट करते हैं, और इसको जी डैश एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यू वी के टर्म में अगर आप इसी फॉर्मूले को देखेंगे, u और v बोथ आर द फंक्शन ऑफ x, दोनों ही x के क्या हैं? फलन हैं। अगर दोनों ही x के फलन हैं तो फिर इसको हम कैसे करेंगे? अभी आपने पूरा फॉर्मूला देखा, हर इंटू अंश का अवकल गुणांक u डैश माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक
बटे हर का स्क्वायर v स्क्वायर। आपको अगर ऐसे समझ में आ जाता है तो आप ऐसे नोट कर लीजिए, पर याद रहे जहां डैश होगा उसको क्या करना है, अवकलन, उसका डेरिवेटिव निकालना है आपको। समझ आ रहा है ना आपको? तो इस तरीके से ये अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग और किसी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या होगा, ये सारी चीजें। सो प्लीज आप इसे जल्दी से नोट करें, इसके बाद हम और आगे चलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, अभी हाल ही में आपने सीखा है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन, जिसमें कोई फलन ऐसा दिया हो सकता है जो एक से ज्यादा फलनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक से ज्यादा फलनों का क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। ऐसे फलनों को कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, उनके डेरिवेटिव्स या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमको सीखना है। उसमें चेन रूल का इस्तेमाल हम करेंगे। और आप देखिए कैसे, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से हम आपको करके दिखाते हैं। एक हमने एग्जाम्पल ले लिया, कुछ भी ले लो, साइन एक्स स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये साइन एक्स स्क्वायर एक सिंगल फंक्शन नहीं है, बल्कि ये दो फलनों का कंपोजिशन है। कैसे, मैं आपको करके दिखा सकता हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब एफ एक्स साइन एक्स है तो एफ जी एक्स क्या होगा, साइन जी एक्स, साइन और जी एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर। तो आपने देखा जो साइन एक्स स्क्वायर है, दिस इज नॉट अ सिंगल फंक्शन बट it is the composition of two functions and that two functions are written here. So this is not a single function, this is a composition of function, combination of two functions. और अब हमें इस प्रकार के फलनों का ही डेरिवेटिव सीखना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। कैसे चेन रूल लगाई जाती है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसका डिफरेंशिएशन करते समय देखो, डेरिवेटिव जब आप निकालने जाओगे तो आप ये मुझे बताओ, आपको जितने भी फॉर्मूले अभी तक बताए गए हैं उनमें से साइन एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना पता है या साइन एक्स स्क्वायर का मालूम है? साइन एक्स स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला नहीं मालूम हमको, हमें किसका मालूम है, साइन एक्स का। इसका मतलब है यहां पर क्या होता अगर एक्स, तो हम कर लेते cos x लिख देते हैं उसका डेरिवेटिव, लेकिन या तो sin x स्क्वायर है तो हम डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते। ऐसी सिचुएशन पे आप जानते हैं हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन पे हमको करना पड़ेगा, माना ये जो x स्क्वायर, देखो इसको ऐसे सोचो, नॉर्मली मुझे नहीं पता बुक में कैसा लिखा रहता है, मैं जो सोचता हूं वो मैं आपको बताता हूं कि हमें sin x का मालूम है लेकिन यहां पर साइन एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां पर इस जगह होना क्या चाहिए था, एक्स, लेकिन यहां पर है क्या, एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स्ट्रा है कि नहीं है, तो इसी को आप क्या कर लोगे, टी मान लोगे। जो जिसके बारे में आपको लगे कि यहां ये होना चाहिए था लेकिन ये यहां नहीं है, उसी को आप क्या मान लोगे, टी। तो माना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अगर आप एक्स स्क्वायर को टी मानोगे तो तब ये एफ एक्स कैसा बन जाएगा, साइन टी बन जाएगा। समझ आया? अब जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो इसका डेरिवेटिव आप दो तरह से कर सकते हो बेटा। कैसे दो तरह से कर सकते हैं, पहले ऐसे कर सकते हैं कि डी एक्स ऑफ साइन टी, डी एक्स ऑफ साइन टी, और एक कर सकते हैं डी टी ऑफ साइन टी। देखो मैं दोनों चीज क्लियर कर देता हूं, करना क्या ये हम बाद में भी आ जाएंगे। जब आप डी एक्स ऑफ साइन टी करोगे तो ध्यान से देखो,
ये फलन x का है कि t का है? t का फलन है। और आप डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं। फलन t का है, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो आप। कुछ ज्यादती नहीं हो रही है? हो रही है ना कि फलन t का है, अवकलन x के सापेक्ष हो रहा है। ऐसी सिचुएशन पे हम क्या करेंगे सुनिए। सबसे पहले तो हम इसका t के सापेक्ष ही करेंगे। सबसे पहले हम इसका t के सापेक्ष करेंगे और उसके साथ dt अपॉन dx लिख देंगे। कैसे? dt से dt फिर कैंसिल हो जाएगा, d dx ऑफ साइन t फिर आ जाएगा। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसको, इस पॉइंट को थोड़ा सा स्ट्रेस करना चाहता हूं। आप थोड़ा ध्यान से देखें। फलन t का है, x के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हो, इसलिए पहले आप इसका अवकलन किसके सापेक्ष कर दोगे? t के सापेक्ष। लेकिन क्योंकि कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, फलन t का कर हम x के सापेक्ष रहे हैं, तो फिर उसी t का x के सापेक्ष भी करके लिखेंगे। dt अपॉन dx भी हमको लिखना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी साइन t का t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या आएगा, और उसके साथ में dt अपॉन dx लिखना पड़ेगा आपको। लेकिन इसको देखो, फलन काहे का है बताओ? t का। किसके सापेक्ष करना है? t के सापेक्ष, इसलिए इसका आंसर आएगा cos t। इसमें आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। फंक्शन भी t का है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं, इसलिए सीधे सीधे डिफरेंशिएशन लिख देंगे, आप कुछ लिखेंगे नहीं। और अगर आप चाहें, नहीं हम कुछ लिखना ही चाहते हैं तो लिख दो। क्या लिखोगे? आप याद करो, t के सापेक्ष पहले किया गया, फिर dt अपॉन dx लिखा गया था कि नहीं लिखा गया? तो यहां क्या लिखेंगे? dt अपॉन dt लिख देंगे, और देखो इसका कैंसिल होके 1 आ जाएगा। नहीं समझ आया? आया? तो आप चाहो तो लिखो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। वो बाद में कैंसिल होके कितना बनना है, उसको कैंसिल होके 1 बन जाना है, इसलिए हम नहीं लिखा करते। अब आप मुझे बताओ, इसमें ये चीज, दोनों बातें अलग अलग समझ में आई कि नहीं आई? आपको t के सापेक्ष करना है कि x के सापेक्ष? हमको x के सापेक्ष करना है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब हमने यहां पर क्या लिख दिया? cos t। अब t की वैल्यू लिख दीजिए आप। देखो बेटा, cos t की वैल्यू लिख दो। t की वैल्यू क्या है? x स्क्वेयर, और यहां d dx ऑफ t, t की जगह पर x स्क्वेयर। ठीक है, cos x स्क्वेयर, और x स्क्वेयर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे निकालोगे? x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाओगे, 2x nx टू द पावर n माइनस 1। उसके मुताबिक जब सॉल्व करोगे तो 2x टू द पावर 2 माइनस 1। अब 2x टू द पावर 1 मीन्स इट विल बी 2x। अब 2x अगर यहां लिखते हैं तो ऐसा लगता है x स्क्वायर के साथ गुणा करना पड़ेगा, जबकि गुणा में तो है नहीं है, तो आप भी जानते हो। तो हम इसको सबसे पहले लिख देते हैं 2x cos x स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। और अगर हमको इसका t के सापेक्ष करना होता तो बस यही आंसर आ गया होता हमारा। समझ आया? सो दिस इज द चैन रूल। क्यों? इसको t माना, फिर t मान के अवकलन किया, उसके बाद वैल्यू लिखी, ये सब एक चैन रूल बन गया। देखो आपका ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं ऐसे और कौन से क्वेश्चन, मैं यहां पर करके आपको दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा बेटा। सपोज वी हैव y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b, साइन ax प्लस b। ठीक है, अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। वी हैव टू फाइंड d dx ऑफ y, x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट चाहिए हमको। अब यहां पर साइन ax प्लस b है, क्या डायरेक्ट साइन ax प्लस b का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पता है आपको? ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमने इतने लिखा है, नहीं लिखा गया। तो किसकी जगह पर हमें क्या लगता है कि यहां पर ये नहीं होना चाहिए था?
क्या साइन की जगह साइन नहीं होना चाहिए था? ये होना चाहिए था, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर क्या होना चाहिए था? एक्स। ये नहीं होना चाहिए था। तो जिसको लगे कि ये नहीं होता, इसकी जगह एक्स होता, उसी को टी मान लो आप। तो क्या टी मान लिया जाए बताइए? माना ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। अब अगर बेटा आप ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी मानोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी साइन टी। साइन और ए एक्स प्लस बी की जगह पर क्या लिख देंगे? टी। उसके बाद डेरिवेटिव निकालेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन टी। सेम यही कंडीशन आ गई। फलन किस वेरिएबल में है? टी में। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किस वेरिएबल से निकालना है? एक्स। तो पहले आप क्या करोगे बताइए? पहले डिफरेंशिएशन हम इसका टी के रिस्पेक्ट में ही निकाल देंगे, लेकिन उसके बाद डी टी अपॉन डी एक्स लिख देंगे। साइन टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कॉस टी। क्या इसके बगल में वो डी टी अपॉन डी टी लिखना चाहिए? लिखना चाहिए, लेकिन उसका मान एक हो जाएगा तो फालतू फायदा नहीं है उससे कोई। डी 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 एक्स बाई टी, नहीं सॉरी, डी डी एक्स ऑफ टी। तो डी डी एक्स ऑफ टी, टी की जगह वैल्यू लिख दो ए एक्स प्लस बी। ये आगे, और इस टी की जगह भी वैल्यू लिख दो कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया कॉस ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई। अब इसमें कौन सा रूल लगेगा? सबसे पहले प्लस वाला लगेगा। तो इसको आप कैसे लिख पाओगे? डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ बी। वेरी गुड। इसके बाद कॉस ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई। इसमें कौन सा रूल लगेगा? फर्स्ट रूल जो यहाँ लिखा था, कांस्टेंट के साथ फंक्शन। तो ए बाहर कर लिया, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस, ये b is a constant term, so the differential coefficient of constant term will become 0. यहां cos ax प्लस b, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1 होता है, अभी लिखा था हमने। अब ये a फिर लगने लगेगा किसके साथ गुणा में है, तो हम इसको पहले लिख देंगे a cos ax प्लस बी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना। और ये जो रूल लगा रहे हैं, ये कौन सा रूल हम लगा रहे हैं? चैन रूल लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम चाहें तो टी मान के भी कर सकते हैं, और हम चाहें तो टी ना माने डायरेक्ट भी चैन रूल लगा सकते हैं। तो शुरुआत में अभी आप टी मान के हम दिखा रहे हैं करके, जब आपको ये पूरी तरीके से बिल्कुल आ जाएगा तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी टी भी मानने की, हम डायरेक्ट इसको करते जा सकते हैं। देखो कैसे डायरेक्ट करते जा सकते हैं, इसी को मैं करके आपको दिखाता हूं, थोड़ा गौर से देखिएगा और वो जल्दी हो जाएगा। देखना बेटा, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, इसमें भी लिखा डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब हमें देखो, इसमें मैं अपने हिसाब से आपको बताऊंगा कि मैं कैसे उसको समझता हूं और मैं कैसे उसको समझ के करता हूं, वो मैं आपको बता देता हूं कि हमें जो पहले मिलता है हम उसी का अवकलन पकड़ के कर देते हैं। और सीधी चीज है, जब आपने फिल्में देखी हैं, राजा महाराजा वाली भी देखी है, रामायण महाभारत भी देखी, उसमें जो भी आगे आता है पहले उसी से लड़ाई होती है। ऐसा तो है नहीं कि जो आगे खड़ा है उससे लड़के सबसे पीछे वाले को मारने जाओगे आप, तो वो आगे वाला तुम्हें मार देगा। तो इसलिए जो सबसे पहले मिलेगा उसी को डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले आपको कौन मिला, तो साइन एक्स का ही करना है हमको बस, लेकिन ये तो एक्स नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे x थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर कितनी देर, जब तक इससे काम ना निकल आए, एक के बाद इसका छोड़ देना।
इसको क्या मान लिया हमने? तो अब ये क्या बन गया? साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स। याद रहे फिर से, इसको हमने क्या माना है? तो किसको एक्स माना है बताइए? अच्छा, ए एक्स प्लस बी। तो साइन, जब इसको एक्स मानोगे तो क्या पढ़ोगे? साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस और एक्स, तो एक्स को हमने एक्स की जगह पे क्या है? ए एक्स प्लस बी। और अब आप ये मुझे बताओ, जिसे आपने एक्स माना है क्या वो रियल में केवल एक्स है? केवल एक्स नहीं है, वो तो ए एक्स प्लस बी है। तो ऐसे सिचुएशन पे क्या करना चाहिए? उसका फिर अवकलन कर दो। फिर अवकलन कर दो मतलब डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी लगा दो। ठीक है, अब इसमें कॉस ए एक्स प्लस बी, आप देखिए यहां पर आप आ गए कि नहीं आ गए एक ही झटके में इस जगह पर। अब इसका करेंगे तो इसमें भी अब आप जानते हैं कांस्टेंट टर्म बाहर आएगा, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, इनसे हमारी कोई मतलब नहीं है, इनका अवकलन करेंगे, अचर पद से हमें कोई मतलब नहीं, इनका अवकलन करेंगे तो ये a और x का अवकलन क्या होगा? 1, अचर पद का अवकल गुणांक 0। यहां से क्या मिला? a आगे ले लिया cos ax प्लस बी। ऐसे भी वही आंसर आएगा और ऐसे भी वही आएगा। आप देखो ये आपको t मानकर थोड़ा लंबा ही पड़ेगा, और अगर वो सीख लोगे तो बड़ी जल्दी जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं। नहीं बच्चों को समझ आ पाया? अच्छा, साइन एक्स स्क्वायर का हमने करके दिखाई दिया है आपको। इसमें एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 22, मैं उसको भी आपको करके दिखाता हूं, इसे आप नोट करें फिर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 पे tan 2x + 3 का अवकलज ज्ञात करिए। इसका डिफरेंशियल आपको पता लगाना है। ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है और इसका डिफरेंशियल सबसे पहले t मान करके बताइए कैसे करेंगे। tan, ये मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है, तो हमने इसको t मान लिया, तो ये आ गया माना 2x + 3, माना 2x + 3 = t। Therefore f of x will be tan t, f of x बराबर tan और इसकी जगह पर क्या? t। अब हमें तो इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो डी डी एक्स ऑफ tan t, डी डी एक्स एफ एक्स, डी डी एक्स tan t। अब देखिए करना किसके सापेक्ष है? x के सापेक्ष। फलन किस वेरिएबल में है? t में। तो ऐसी सिचुएशन पे क्या करते हैं, जिस वेरिएबल में फलन होता है पहला उसका उसी के सापेक्ष कर देते हैं। ठीक है, तो t के वेरिएबल में है, इसलिए डी डी टी ऑफ tan t और उसके बाद dt अपॉन dx हमको लिखना रहेगा। तो tan t का डेरिवेटिव क्या आएगा? ये आएगा sec स्क्वायर t इंटू dt अपॉन dx। अब t की वैल्यू लिखेंगे तो sec स्क्वायर 2x + 3 फिर d dx ऑफ 2x + 3 sec स्क्वायर 2x + 3। इसका करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, 2d dx ऑफ x प्लस d dx ऑफ 3। आप सोच सकते हो कि इसका 2 तो बाहर कर लेते हो, इसका 3 आगे क्यों नहीं करते हो? तो इसके साथ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है ना, वेरिएबल होगा साथ में तो करेंगे ना। नहीं समझ में आया? वेरिएबल होगा साथ में तो करेंगे ना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, कांस्टेंट टर्म को एक छोटा बच्चा मानो, अगर ये छोटा बच्चा अकेले है तो आप इससे बात करोगे, लेकिन अगर छोटा बच्चा अपने गार्जियन के साथ में, तो छोटे बच्चे को किनारे करो, गार्जियन से बात करो। समझ आ रही है आपको ये चीज? तो ऐसी सिचुएशन पे sec स्क्वायर 2x + 3,
2x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1, तो 1 इंटू 2 क्या हो गया 2 प्लस 0, ये 2 हम आगे कर देंगे तो 2 सेक स्क्वेयर 2x प्लस 3, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकल के आ गया। अब इसी को अगर आप डायरेक्ट चेन रूल लगाएंगे, मेथड लगाएंगे बिना टी माने तो भी कर सकते हो। आप कैसे करोगे देखो, f ऑफ x इज इक्वल टू tan 2x प्लस 3 d dx ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू d dx ऑफ tan 2x प्लस 3। अब बताइए सबसे पहले tan मिला, 2x मिला, 3 मिला, कौन सबसे पहले मिला? तो सबसे पहले tan का सूत्र लगाना है। अब tan के साथ तो x होता है, तो इसको थोड़ी देर के लिए मैंने क्या मान लिया। अब इसको हम पढ़ेंगे tan x। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x, x माना किसको है आपने? 2x प्लस 3 को। कर लिया। अब सोचो कि क्या जिसको हमने x माना वो रियल में x है? वाकई में तो x नहीं है, तो फिर उसका क्या करना पड़ेगा? उसका अवकलन कर दो। जिसको आप x माने अगर वो रियल में केवल x नहीं है तो उसका अवकलन कर दो। तो किसको माना था आपने x? पूरे tan 2x प्लस 3 को तो नहीं माना था ना, केवल इसी को तो x माना गया था, इसी का करोगे। सेक स्क्वेयर 2x प्लस 3, इसको जो डिफरेंशिएट करोगे बेटा 2 बाहर आ जाएगा। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो 2 प्लस 0, तो ये आ गया 2 सेक स्क्वेयर 2x प्लस 3। इस तरह से भी वही आंसर आएगा और उस तरह से भी सेम आंसर आएगा। बस ये थोड़ा लॉन्ग पड़ जाएगा और ये थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। तो अगर ये मेथड आप सीख लें तो बड़ी जल्दी जल्दी आप अपने आंसर निकाल सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया आपको? तो आज हमने कहाँ तक कर लिया? 23 नंबर एक क्वेश्चन है, आप इसको कोशिश करेंगे, ठीक है? नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे और इसके बाद एक्सरसाइज 5.2 कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास पे हम लोग। सो आई होप कि जो डेरिवेटिव आपको पढ़ाया गया डिफरेंशिएबिलिटी भी आपको समझ में आई है और अवकलन करना भी आप समझ पाए हैं। बताइए मुझे डेरिवेटिव समझ में आया कि नहीं आया आपको? तो कल एक एग्जाम्पल जो 23 है उसको करेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत थोड़े थोड़े क्वेश्चन है और डिफरेंशिएशन बड़ा इजी रहेगा, तो जल्दी जल्दी अब कंप्लीट होना चाहिए। तो आज मैथ में इतना ही रखते हैं, आगे और पढ़ाई करेंगे बहुत सारी लेकिन नेक्स्ट क्लास पे। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।